हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई कांट लिव विदाउट यू का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना EFF कैसा लग रहा है आप सबको। एंड मैं जल्द ही रेगुलर अपडेट शुरू कर दूँगी, शायद आज से ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर वांगजी को और पूरे लैन फैमिली को विंग के बारे में पता चला था कि विंग उनसे कितने सालों से जुड़ा हुआ है। खासकर वांगजी से विंग का जुड़ाव कितने सालों तक है। वांगजी के बारे में विंग ने हर पल हर चीज़ का खबर लिया है। शिचैन जितना जानता था वांगजी के बारे में, शायद उससे ज़्यादा विंग को पता था। शिचैन जितना वांगजी के बारे में, उसके अंकल के बारे में पता लगाया करता था जब वो दूर रहा करता था, तब शायद विंग उससे भी एक कदम आगे था। इसलिए तो शिचैन को कभी भी ये भनक तक नहीं लगा। उसी के साथ वांगजी के दिल में विंग के लिए वो चिड़चिड़ापन अब नहीं रहा था। ना ही कोई डर था, ना ही अजीब सा कोई फीलिंग था। अभी वांगजी के अंदर फीलिंग सिर्फ इतना था कि वो विंग को देखना चाहता है अपने सामने, फिर से विंग के साथ वो बात करना चाहता है। और इस बार चाहे विंग उसे कितना ही चिढ़ाए, कितना ही उसे परेशान करने की कोशिश करे, वांगजी परेशान नहीं होगा। यहाँ तक कि शायद इस बार वांगजी शर्मा जाए। पता नहीं वांगजी के अंदर क्या चल रहा है। वांगजी खुद ही अपने सोच, अपने दिमाग किसी पर काबू नहीं कर पा रहा है। जब वो सोता है तो विंग के साथ बिताए हर एक पल का याद उसके सामने आ जाया करता है। उसे याद आता है उस रात, जिस रात आधी रात को विंग और वांगजी मिले थे। उस रात विंग उसके लिए वहाँ पर आया था। विंग उसके चिंता में वहाँ पर था। और उसके बाद भी जहाँ जहाँ विंग और वो मिले थे, बस विंग उसके लिए था वहाँ पर। विंग वहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा था, वो सिर्फ उसके लिए था। ये कैसा एहसास है, ये कैसा एहसास है जो वांगजी महसूस कर रहा है। वांगजी को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वो उड़ रहा है। और वहीं पर एक दम घुटने वाला एहसास भी है कि विंग का कोई अता पता नहीं है। वो बेवकूफ़ इंसान कहाँ पर है, कहाँ पर वो आया क्यों नहीं अभी तक, इतना महीना हो गया है। ये सोचकर वांगजी दुखी हो जाया करता है बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ हमें US का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बड़े से लग्जरी अपार्टमेंट पे मैडम यू, जियांग चंग और यानली है। मैडम यू के पास 4 महीने पहले खबर आ चुका था कि जियांग फैमिया अब नहीं रहे। और इस खबर के बाद उनको ना बुरा नहीं लगा था। हालांकि यानली और जियांग चंग रोए थे, उनको बुरा लग रहा था क्योंकि उन्हें अपने फादर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जितना भी कुछ पता चला है, इन कुछ महीनों में पता चला है कि उनके फादर असल में कितने घटिया इंसान थे। उससे पहले तो वो अपने फादर को नॉर्मल फादर्स की तरह समझते थे, प्यार करते थे। इसीलिए जियांग फैमिया के गुजरने के बाद उनको दुख हुआ था। लेकिन मैडम यू को थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ था, थोड़ा सा भी नहीं। उन्हें ही पता है इतने सालों तक वो वहाँ पर कैसे थी। हर दिन अपने अल्फ़ा को अलग अलग ओमेगास के साथ रहते हुए, अलग अलग ओमेगास के पास जाते हुए देखना किसी ओमेगा के लिए नरक से कम नहीं है। किसी ओमेगा के लिए मौत से भी बदतर सज़ा होता है ये। और मैडम यू ने इस एहसास को कितनी बार महसूस किया है, वो खुद गिनना भूल चुकी है। सच में वो खुद गिनना भूल चुकी है। जियांग फैमिया के साथ शादी के कुछ समय तक सब सही था, जब तक उन्हें कुछ पता नहीं चला था। हालांकि मैडम यू दुखी रहती थी, वो खुश उस तरीके से भी नहीं रह पाती थी। उनको हमेशा गिल्टी महसूस होता था, वो हमेशा अपने आप को ब्लेम करती थी और वो अपने आप को ही ज़िम्मेदार समझती थी। वो अपने आप को कहती थी कि तुम्हारी वजह से किसी और ओमेगा का घर टूट गया है। वो अपने आप को हर तरीके से सज़ा देना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने बहुत बार कांगसू सरन से माफ़ी मांगने का कोशिश किया था, लेकिन कभी बात करने का मौका ही नहीं मिला उन्हें। खैर, कुछ सालों बाद
उन्हें जब जियांग फैमिया का असली चेहरा पता चला था ना, तब उन्हें मरने का दिल किया था, लेकिन वो मर नहीं पाए। सच में वो मर नहीं पाई थी। उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई थी 2 बार ही मिसकैरेज हो गया था जियांग फैमिया की वजह से। क्योंकि एक बार जब मैडम यू को सब कुछ पता चल गया था ना, तो जियांग फैमिया जो काम छुप कर करते थे, अब वो सरेआम करने लगे थे, मैडम यू के सामने करने लगे थे। याली तब छोटी थी तो उसको समझ नहीं आता था, लेकिन मैडम यू उनको तो समझ आता था ना। और यहाँ तक कि मैडम यू के ऊपर उन्होंने फिज़िकली भी टॉर्चर किया, जिस वजह से उनके 2 बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए दुनिया में आने से पहले ही। और तीसरी बार जब वो प्रेग्नेंट हुए, तब जियांग चंग आया था। ये सब इतने दुख भरे चीज़ें हैं जिन्हें उन्होंने अपने अंदर दबा कर रखा था ना, और वो सब दबाते दबाते जियांग फैमिया के लिए उनके दिल में कुछ बचा ही नहीं था। एक इंसान के हैसियत से भी वो जियांग फैमिया को देखना भूल चुकी थी। शायद इसी वजह से जियांग फैमिया के मौत के बाद उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। यानली और जियांग चंग ने भी बहुत ही जल्द, दोनों ने ही अपने आप को संभाल लिया था। उन दोनों को नफ़रत होने लगा था अपने फादर से, वो इतने घिनौने हैं, ये सोचकर उनको सच में बहुत नफ़रत होता था। इसीलिए बहुत ही जल्द जियांग फैमिया के दुख से वो लोग बाहर भी आ गए थे। उनके साथ शूना रह रही थी। वेंचिंग और वेनिंग अभी लंदन चले गए हैं। यहाँ पर आने के 1 महीने बाद ही वो दोनों चले गए थे लंदन। वेंचिंग विंग के लिए काम ज़रूर करता था, लेकिन वो डायरेक्ट विंग के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। विंग ने बस वेंचिंग को वहाँ से इसलिए बाहर निकाला था क्योंकि ये पूरा टाइम जब से विंग घुसू गया था, तब से वो वेंचिंग के साथ थी, इसलिए वेंचिंग को टारगेट करना बहुत आसान हो जाता। और विंग नहीं चाहती थी कि वेंचिंग को कुछ हो, क्योंकि उसके पास एक छोटा सा अल्फ़ा भाई भी है जो अल्फ़ा से ज़्यादा ओमेगा लगता है। खैर, उसके पास एक छोटा भाई है जिसे उसे प्रोटेक्ट करना है। विंग को समझ में आता है, जब किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं ना, वो फीलिंग विंग अच्छे से समझता है। इसलिए वो किसी भी हालत में वेंचिंग को डेंजर में नहीं डाल सकता था। यही वजह है उसने वेंचिंग को भी निकाल लिया था वहाँ से। जियांग चंग वेंचिंग और वेनिंग से कनेक्शन में है, और साथ में यानली भी। यानली ने यहाँ पर एक काम ढूंढ लिया है, हालांकि ये विंग के ऑफिस का ही है और उसने ढूंढा नहीं है, उसे ऑफ़र दिया गया था और यानली ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। जियांग चंग यहाँ पर पढ़ाई शुरू कर देता है अपना। उन लोगों को भी पता है कि विंग का कोई अता पता नहीं है। हालांकि उनके पास ज़्यादा कोई न्यूज़ नहीं आता है, लेकिन इतना पता है कि विंग लापता है, इसलिए वो विंग के बारे में सोचते हैं, विंग के बारे में टेंस है। ऐसे ही और 4 महीने गुजर जाते हैं और एक दिन अचानक सुबह वांग जी का नींद शोर शराबे से खुला। वांग जी थोड़ा घबरा गया। आजकल वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वैसा ही हुआ, वो घबरा गया। घबरा कर वो अपने कमरे से बाहर आया तो देखा जितने भी इस मेंशन में मेड्स थे, जितने भी सर्वेंट्स थे ना, वो सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और वो सभी सब कुछ मतलब साफ़ सुथरा चीज़ों को भी साफ़ कर रहे थे। साथ ही में पूरे घर को चमकाया जा रहा था और किचन में तो जैसे लड़ाई छिड़ गया था। क्या क्या बन रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है। साथ ही में सबका चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था, जैसे कि सब बहुत ज़्यादा खुश है। वांग जी किसी से कुछ पूछ पाता उससे पहले ही पीछे से शिचैन ने वांग जी को बुलाया। वांग जी पीछे मुड़ा तो शिचैन घर के कपड़ों में ही था, लेकिन उसके चेहरे पर भी खुशी था, साथ में थोड़ा परेशानी भी दिख रहा था। वांग जी ने कहा, क्या हुआ ब्रदर? सब ठीक तो है ना? सब इतना हड़बड़ी में क्यों है? और आज सब खुश है लग रहा है। वांग जी ने ये धीरे से बोला था। शिचैन ने वांग जी की बातों को सुना और शिचैन हंस पड़ा और हंसने के बाद कहा, हाँ वांग जी, सब खुश क्यों नहीं होंगे, हमारे यंग मास्टर आए हैं। यह सुनकर वांग जी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसका पूरा शरीर उस झटके से ना हिल जाता है और वो
शिचैन की तरफ देखता है। शिचैन मुस्कुराकर अपना सर दोबारा हाँ में हिलाता है और कहता है, हाँ मैं गलत नहीं बोल रहा। वांग जी अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस कर रहा था। बहुत दिन हो गए, शायद बहुत दिन बाद उसने खुद को एक्साइटेड महसूस किया किसी चीज़ के लिए। वांग जी की आंखें चमक उठा। वांग जी ने अपनी चमकते हुए आंखों से शिचैन को देखा और बोला, वो कब आए? ये सुनकर शिचैन मुस्कुराता है, जिसे देखकर वांग जी को थोड़ा शाय फील होता है। उसने अपनी नज़रों को चुराने की कोशिश किया, लेकिन शिचैन ने तुरंत सिचुएशन को संभाल लिया। उसने अपना गला साफ किया। एक बड़े भाई होने के नाते उसे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, उसे थोड़ा सा बड़ा भाई बनना ही पड़ेगा। इसलिए शिचैन ने अपने आप को मजाकिया टोन से बाहर निकाला और सीरियस टोन में कहा, यंग मास्टर कल आधी रात को यहाँ पर आए थे। यह सुनकर वांग जी घबरा गया। उसने कहा, क्या वो घायल है या फिर? शिचैन ने कहा, नहीं वांग जी, वो ठीक है, फिलहाल वो सो रहे हैं, अभी लगता नहीं है कि वो उठेंगे। तुम अभी फ्रेश होकर आओ, हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे। यंग मास्टर अभी ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। यह सुनकर वांग जी को थोड़ा बुरा लगा। उसे ब्रेकफास्ट करना था विंग के साथ, लेकिन अब क्या ही करना, वो समझ रहा था। इसलिए उसने अपना सर हाँ में हिलाया और वो अपने कमरे में चला गया। और फ्रेश होकर बाहर आया तो देखा कि अंकल उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अंकल, वांग जी और शिचैन एक साथ बैठे और वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद 2 मेड्स शिचैन के पास आए थे। उनके हाथ में ताज़ा फ्लावर बुकेस थे और वो बस अभी अभी डिलीवर हुआ था। शिचैन ने उनको देखा और कहा, अभी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद जब यंग मास्टर उठ जाएंगे तभी उनके कमरे में जाके इन्हें सजा देना। यह सुनकर उन मेड्स ने अपना सर हाँ में हिला दिया था और वो लोग वहाँ से चले गए थे। वांग जी चीज़ों को अच्छे से देख रहा था। यहाँ पर हर कोई अपना अपना काम बहुत ही गौर से मन लगाकर कर रहे थे। यहाँ पर हर चीज़ इतना साफ़ सुथरा है, लेकिन फिर भी हर चीज़ को दोबारा से साफ़ किया गया था और अभी भी किचन में जैसे कोई जंग छिड़ा हुआ है। जिसे देखकर वांग जी ने शिचैन से पूछा, ब्रदर, क्या विंग इतना डरावना है? मतलब वो तो कितना अच्छा और मजाकिया इंसान है, तो ये सारे मेड्स इतने डरे हुए क्यों हैं? सारे सर्वेंट्स इतने ज़्यादा नर्वस हैं और साथ में वो लोग खुश भी हैं। यह सुनकर शिचैन हंस पड़ा। उसने हंसते हुए कहा, हाँ वांग जी, यंग मास्टर उनके लिए डरावने हैं, साथ में उनके लिए एक ऐसा इंसान जो उनके परिवार को अच्छे से रहने में मदद करता है। तो एक तरीके से वो यंग मास्टर के शुक्रगुजार है और यंग मास्टर के लिए अच्छा सोचते हैं। यंग मास्टर के बुरे होने पर उन्हें दुख होता है और यंग मास्टर की खुशी में उन्हें खुशी होता है। दूसरी ही तरफ यंग मास्टर तुम्हारे साथ जैसे हैं, इन लोगों के साथ वैसे नहीं हैं। यह सुनकर वांग जी का चेहरा पता नहीं क्यों टमाटर जैसा लाल हो गया था। शिचैन ने इस बात को नोटिस किया, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते उसने इस बात को खींचा नहीं और ना ही कुछ बोला वांग जी को। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद से ही वांग जी को तो चैन ही नहीं आ रहा था। वो बीच बीच में बाहर आ रहा था और विंग के कमरे की तरफ देख रहा था। कब उस कमरे का दरवाज़ा खुलेगा या फिर कब विंग बाहर आएगा, यही सब वांग जी सोचे जा रहा था और सिर्फ सोचे जा रहा था। उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं था। शिचैन जो अपने काम में लगा हुआ था, वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ब्रदर, अभी तो कुछ कर सकते हैं ना? मतलब एक इंसान इतनी देर से सो रहा है, क्या उस इंसान को भूख नहीं लगा है? वांग जी अपने ही सोच पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, ये कैसा सवाल है लान वांग जी, तुम ज़रूर ही पागल हो रहे हो, तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। यही सब सोचते हुए उसने अपने सर पर ही एक चाटा मार लिया अपने आप को समझाने के लिए और फिर वो अपने कमरे में चला गया था। वो भी यहाँ पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहा था। शिचैन ने उसकी पढ़ाई के लिए सब कुछ इंतज़ाम कर लिया था। वांग जी अपनी किताबों को खोल कर बैठा हुआ था, लेकिन कुछ भी वो पढ़ नहीं पा रहा था। सब कुछ उसके दिमाग के ऊपर से जा रहा था। एक भी शब्द वो याद नहीं रख पा रहा था और पता नहीं उसे क्या हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। जो वो पढ़ रहा है क्या वो सही है या गलत?
उसे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, बहुत हो गया, अब वो खुद जाएगा। सोचते सोचते ही उसका सारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो लूज़ हो गया था। नहीं, वो कैसे जाएगा? उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। वो नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल नहीं कर पाएगा। दूसरे ही पल वो सोचता है, आज से पहले जितनी बार भी वो विंग के सामने गया था उसे कभी डर नहीं लगा था उस अल्फ़ा से, जो उससे काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी वांग जी को कभी डर नहीं लगा था विंग से। तो फिर आज आज क्यों ये सब फील हो रहा है? ये बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा। उसे इतना अजीब फील पहले कभी नहीं हुआ। अपने आप से लड़ाई करते करते वांग जी को पता भी नहीं चला था कि कब वो विंग के कमरे के बाहर पहुंच गया था। और फिर उसने बहुत देर तक, लगभग आधे घंटे तक खुद को समझाया था और दरवाज़ा खोल दिया था, जो कि खुला हुआ था, बस ऐसे लगाया हुआ था, लॉक नहीं था दरवाज़ा, बाहर से या अंदर से लॉक नहीं था। जैसे ही वांग जी ने धक्का दिया ना, डोर खुल गया था। बहुत ही स्मूथली डोर ओपन हो गया था और वांग जी अपने कदमों को धीरे धीरे अंदर लेकर गया। कमरे के सारे पर्दे खींचे हुए थे, इसलिए कमरे के अंदर बहुत ही कम रोशनी था। उस रोशनी में वांग जी धीरे धीरे कमरे के अंदर आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद वांग जी का कदम रुक गया। उसके कदम के साथ साथ उसका सांस भी अटक गया था। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था और उसे महसूस हो रहा था कि उसके सर के ऊपर से धुआं निकल रहा है। एकदम किसी ने उसके पूरे शरीर में आग लगा दिया है और उस आग की वजह से उसके सर के ऊपर से पूरा धुआं निकल रहा है। उसने ज़ोर से गहरी सांस लिया और अपनी आंखों को बार बार झपकाने लगा। सामने का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। विंग जो उल्टा लेटा हुआ था बिस्तर पे, इस बड़े से क्वीन साइज बेड पर वो एकदम मिडिल में लेटा हुआ था और वो बस एकदम उल्टा होके लेटा हुआ था। उसका पूरा अपर बॉडी नेकेड था और जो बेडशीट था ना वो एकदम कमर से भी नीचे था। वांग जी का सांस अटक गया था। वांग जी ने अपने मन में सोचा, क्या ये सोते वक्त कुछ पहनता नहीं है? अपने ही सोच पर वांग जी को ना थप्पड़ मारने का याद आया अपने आप को। वो क्या उल्टा सीधा सोच रहा है, ज़रूर ही कुछ तो पहना होगा। फिर वांग जी, उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ जाए। क्या उसे चला जाना चाहिए? हाँ, यही सही होगा। ये तो बहुत एम्बैरेसिंग है, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। ये सोचकर वांग जी पीछे मुड़ा जाने के लिए। तभी एक ठंडा आवाज़ ने वांग जी को रोक दिया। उस ठंडे आवाज़ ने वांग जी के अंदर तक को हिला दिया था। वो विंग का आवाज़ था। विंग ने उसी तरीके से लेटे हुए शांत तरीके से कहा, आ गए हो तो मेरे लिए कपड़े निकाल दो, मुझे शावर लेना है। ये कहते हुए विंग फिर से शांत हो गया था। वांग जी हैरान हो गया, क्या उसने अभी कुछ हेलुसिनेट किया? हो सकता है ना, क्योंकि ये इंसान तो सो रहा है। तभी विंग ने दोबारा कहा। इस बार वांग जी विंग के आधे चेहरे को देख पा रहा था और होठ को हिलते हुए भी देख पा रहा था। विंग ने कहा, बनी जल्दी करो, मुझे शावर लेना है। ग्रैंडपा और कुछ लोग आने वाले हैं आज, मुझे रेडी होना होगा। अब जाके वांग जी को एहसास हुआ कि नहीं, विंग ही बोल रहा था। और जब विंग ने बनी कहा तो वांग जी को पूरा महसूस हुआ कि विंग उससे ही बोल रहा है। ये इंसान अभी भी अपने आंखों को बंद करके लेटा हुआ है। उसने आंखें नहीं खोला था, तो उसे कैसे पता चला कि मैं हूँ? वांग जी को सच में समझ नहीं आ रहा था। वो एकदम क्लूलेस हो गया था। लेकिन थोड़ी देर में उसे महसूस हुआ कि विंग उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो उसका ओमेगा है, अपना ओमेगा। ये सोचकर ही वांग जी को बस यहाँ पर एक 9 फीट का गड्ढा खोदकर उसमें घुस जाने का मन कर रहा था, लेकिन वो घुस नहीं पाया। उससे पहले ही अब विंग ने अपनी आंखों को खोला और वांग जी की तरफ देखा और कहा, मुझे देखना हो गया, थोड़े दिनों बाद अच्छे से दिखाऊंगा, अभी प्लीज़ मेरे लिए कपड़े निकालो। ये कहते हुए विंग अब सीधा लेट गया था बिस्तर पर। उसका चेस्ट वांग जी के सामने था
ज़्यादा देर वांग जी उस तरफ देख नहीं पाया। उसका पूरा चेहरा जल रहा था। उसने जल्दी से कबर्ड खोला और वहाँ पर जो कुछ भी उसके सामने आया उसने निकाल लिया। उसने देखा भी नहीं कि सब सही से है या नहीं, कोई सेट का कपड़ा निकाल रहा है या नहीं, उसने कुछ भी नहीं देखा। उसने बस जो हाथ में आया उसे निकाल कर रख दिया और वो दौड़ के निकल गया था विंग के कमरे से। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय।